और नेपाल की स्क्वाड के अनाउंसमेंट के बाद यूएसए, स्कॉटलैंड और नेपाल तीनों ने ही अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है आने वाले जो फिक्सर्स हैं उनके यूएसए में। नेपाल की अगर हम बात करें तो और यूएसए की स्क्वाड भी ऑलरेडी हमने अपडेट आपके सामने कर दी थी। नेपाल की अगर बात करें तो 15 मेंस की स्क्वाड कल अनाउंस हुई है। जी हाँ, और स्क्वाड अनाउंस होने के बाद काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग नेम्स उसमें थे। कुछ देख के ऐसा भी लगा कि भाई इनका नाम क्यों नहीं है, या फिर कुछ को देख के अच्छा भी लगा और कुछ को देख के बड़ी हैरानी हुई, हंसी आई, हंसी निकली, हंसी प्लेयर को नहीं डिसीजन को देख के हंसी। बिल्कुल जी हाँ। तो पूरी कंप्लीट 15 मैन की स्क्वाड है जो कल हमने आपको अपडेट कर दी थी कम्युनिटी के थ्रू, और बाकी हमारे ट्विटर और फेसबुक के थ्रू भी आपको अपडेट हमने कराने की पूरी कोशिश की है। लेकिन आज जो वीडियो आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं वो है इस स्क्वाड की जो एनालिसिस लेकर, जी हाँ, कि प्लेयर बाय प्लेयर इंक्लूजन कैसा रहा है, गुड है या फिर बैड है या बेहतर हो सकता है या फिर बहुत अच्छा है, किन का इंक्लूजन अच्छा है किन का बुरा है, आने वाले कंडीशंस को देखते हुए क्या सारी चीज़ें इस स्क्वाड में क्या वो पूरी तरह से हैं। आइए शुरुआत करते हैं। प्लेयर नंबर 1 बिल्कुल संदीप लामिछाने, बिल्कुल जी हाँ, कोई दरार नहीं है, कैप्टन है तो बने रहने वाले हैं। प्लेयर नंबर 2 की हम बात बिल्कुल आसिफ शेख। जी हाँ, आसिफ शेख, बिल्कुल सही, आसिफ शेख। और थर्ड नंबर नाम इनके साथ ले लिया क्योंकि ये दोनों की एक जोड़ी है जो बहुत अच्छा करेगी और उम्मीदें कर भी रही है और बेहतर करती हुई, और उन्होंने जैसे लगातार कहा था वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में आप इसी ओपनिंग पेयर के साथ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आसिफ शेख, कुशल बुड़तल, संदीप लामिछाने, कोई दरार नहीं है, बेहतरीन गुड इंक्लूजन है और ऑब्वियस इंक्लूजन है। उसके बाद जी हाँ, उसके बाद जो है वो है रोहित पुड़ैल। बिल्कुल बिल्कुल, रोहित पुड़ैल, इसमें कोई दरार नहीं है। जिस तरह से वनडे में क्रिकेट वो खेल रहे हैं काफ़ी शानदार है। ये तो बहुत जो शुरू के जो नाम है वो बहुत ही ऑब्वियस तरीके से हैं। संदीप की बात करें, आसिफ, कुशल, रोहित, दीपेंद्र, जी हाँ, यहाँ पर 5 की बात करें और नीचे जाकर करण और सोमपाल की बात यहाँ पर आ जाती है। लेकिन दीपेंद्र के बाद फिर कौन सा प्लेयर का नंबर? बिल्कुल आरिफ शेख का है, और उसके बाद यहाँ विनोद भंडारी के बारे में थोड़ा बात जरूर करेंगे, पर आरिफ शेख का भी इंक्लूजन यहाँ वो इंक्लूजन क्या वो थे ही टीम में मौजूद साथ चल। बिल्कुल, तो इसमें कोई दरार नहीं है, अच्छे वो है ऑलराउंडर, वो बॉलिंग भी करा लेते हैं, बैटिंग में भी उनके अंदर ठहरा हुआ, तो डेफिनेटली आरिफ शेख कोई बैड इंक्लूजन नहीं है, बहुत अच्छे इंक्लूजन इस टीम के लिए वो बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र मल्ला की जहाँ तक बात है उन पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कशन है, जो वीडियो आप देखते रहिए इस 15 मैन स्क्वाड के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, आपके सुनने के लिए जरूर करेंगे। यहाँ पर विनोद भंडारी की आज बात करें, अगर विनोद भंडारी को वापस से इस टीम में इंक्लूड किया गया है, लगातार आप ये कह सकते हैं कि सेकंड विकेट कीपर के तौर पर उन्हें रखा गया, माफ कीजिएगा फर्स्ट विकेट कीपर तो वही प्रायोरिटी है, सेकंड विकेट कीपर आसिफ शेख है, तो डेफिनेटली विकेट कीपिंग के कुछ ऑप्शंस हो जाते हैं। लास्ट जिम्बाब्वे मैच के खिलाफ उनके बल्ले से कुछ रन्स भी निकले थे और वो लगातार टीम में वैसे भी बने हुए हैं, तो सिर्फ एक इनिंग के दम पे अगर आपने उन्हें टीम में लिया है तो डेफिनेटली ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं हुआ। ऐसे एक इनिंग्स तो बहुत लोग आए या राह चलते खेलते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विनोद भंडारी को लगातार टीम में ना लेना, बैटिंग से देखना होगा कि वो आखिरकार इस टूर में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे। नहीं बिल्कुल, और यही देखने की बात होगी, और अब ये इंक्लूजन हो गया है। विकेट कीपिंग मुझे नहीं लगता इतना बड़ा रोना है नेपाल क्रिकेट में कि एक अच्छा विकेट कीपर हमें चाहिए, वरना उसके बिना हम वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की कोई मैच ही नहीं जीत पाएंगे। तो ये विकेट कीपर का रोना मत रोइए कि एक अच्छा विकेट कीपर टीम को चाहिए, इसीलिए उनको लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाल की तरफ से बैट्समैन रन्स करें। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और इंक्लूजन हो गया है तो अब कुछ नहीं किया जा सकता, और अब परफॉर्म ही विनोद भंडारी को जस्टिफाई कर सकती है कि हाँ इनका जो प्लेस है इस 11 में वो जस्टिफाई है या नहीं, ये बता देगा वक्त, आने वाला वक्त बहुत जल्दी ही बता देगा कि भाई आपके बल्ले से रन निकल रहे हैं या नहीं। बिल्कुल, रन निकले तो कोई बात नहीं है, बेहतरीन होगा ये टीम के लिए कि आपके बल्ले से रन निकले और इंपॉर्टेंट मोमेंट पे रन निकले, बिल्कुल जब जरूरत हो तब रन निकले। उसके बाद है नेक्स्ट प्लेयर, बिल्कुल सुनील धमारा, इनके बारे में क्या? सुनील धमारा के बारे में डेफिनेटली एक अच्छा यहाँ पर उन्होंने जो थोड़ा बहुत प्रॉमिसिंग जो दिखाया था अपना जिम्बाब्वे के खिलाफ, अच्छे रन उन्होंने किए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यार यही है ना फिर कि भीम शार्की और इससे पहले वाली जो स्क्वाड थी और इस स्क्वाड में वापस से चेंजअप हुआ है, जो आईसीसी ने अपने एक डिटेल इंटरव्यू में भी कहा था कि आर्टिकल में कि नेपाल की तरफ से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो खूब चेंजिंग चॉपिंग अब तक कर चुके हैं। 12 मैच खेलने के लिए 24 अलग अलग प्लेयर्स का इस्तेमाल नेपाल टीम कर चुका है, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट है बाकी 7 टीमों का भी, 6 टीमों का भी अगर हम देखें, और अब फिर से नए प्लेयर्स वहाँ पर इंक्लूड कर दिए, यानी 27-28 करीब अब प्लेयर्स वो यूज़ कर लेगी इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में। एक बात है, इससे पहले जो स्क्वाड थी वहाँ पर भीम शार्की, विवेक कुमार यादव को आप साथ लेके गए थे, वहाँ पर उन्हें मौके दिए नहीं गए, वहाँ पर उन्हें मौके मिले ही नहीं।
जब भीम शार्की और विवेक यादव को आपने देखा ही नहीं कि कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा वो खेल रहे हैं, तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि भीम शार्की और विवेक कुमार यादव इस स्क्वाड में फिट नहीं बैठते और आपने फिर से किसी और को उठाया? कितने भी अच्छे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भीम शार्की और विवेक यादव सुनील दवाला से बेहतर होंगे, बिल्कुल नहीं, क्या पता सुनील दवाला इनसे बेहतर हो, लेकिन आप एक सिस्टम के हिसाब से लेके आ रहे थे भीम और विवेक को। आपने भीम और विवेक को कहीं भी परफॉर्म नहीं देखा, आपने ना ही वो जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको मौका मिला, और एक बार मौका मिला, शायद उनकी बैटिंग भी नहीं आई थी, और ना आपने उनको वर्ल्ड क्रिकेट लीग किसी मैच में खिलाया। तो आपको कैसे पता कि विवेक कुमार यादव परफॉर्म नहीं करेंगे? आपने उन्हें मौका ही कहाँ दिया? भीम शार्की को भी हार्डली मौके मिले, और तो आपको जी हाँ, माफ कीजिएगा, मौके तब मिलते हैं, मौके मिल सकते थे, बिल्कुल मिल सकते थे। जब हमने कहा भी था, डेली क्रिकेट ने कहा था कि भाई जिम्बाब्वे सीरीज है, आप 150 ओवर खेलिए, 150 ओवर खेलिए, चीख के कहा था, तो वहां पर मौका मिल सकता था भीम शार्की को, या फिर अगर टीम में होते, विवेक टीम में रखा जाता, तो फिर आप पहले बैटिंग करते, मौका मिलता, तब उनसे आप कह पाते कि नहीं तुमने परफॉर्म नहीं किया है, या लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बाइस हो जाता कि 3 मैच के बेस पर आप ये कह रहे हैं कि भाई तुमने परफॉर्म ही नहीं किया, जबकि कुछ प्लेयरों को तो यहाँ 10 मौके मिल गए थे। मैं सीधा कुशल मल्ला की बात कर रहा हूँ, पिछले साल उन्हें इतने मौके मिले थे, जहाँ पर भी खिलाया गया, इस एयर में भी उनको लाया गया, वो उन्होंने परफॉर्म किया नहीं। इतने मौके अगर भीम शार्की और विवेक यादव में से किसी को मिल जाए, तो डेफिनेटली वो 11 में जगह जरूर बनाएंगे, इतनी डेली क्रिकेट को बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि आप उन्हें स्क्वाड में भी ले रहे हैं। सिर्फ स्क्वाड में लेके जाने का क्या फायदा अगर आप उन्हें मैच ही ना दे? आपको कैसे पता कि भीम शार्की के हिसाब से तो विवेक यादव को बहुत मौके मिल गए हैं, वो ऑलरेडी इंटरव्यू में कह चुके हैं विवेक यादव को बहुत मौके मिले। कब मौके मिले विवेक यादव को? कौन से मौके मिल गए सर विवेक और भीम को, खास करके विवेक को? तो डेफिनेटली आपको कैसे पता कि भीम शार्की विवेक यादव जो है वो बेहतर नहीं कर सकते? क्योंकि आपने दोनों मैच देखा ही नहीं है। भीम शार्की और विवेक यादव को हमने वनडे क्रिकेट में कहाँ मैच खेलते हुए देखा है? अभी तक जो पिछले कितने टाइम से हम देख रहे हैं, उन्हें कोई मौका नहीं मिला, तो हमें कैसे पता कि वो बेहतर नहीं कर सकते? और वापस से आप उनको स्क्वाड से बाहर, बिना मैच खिलाए स्क्वाड से बाहर करके आप किसी और को लाते हैं, उन्होंने कुछ 30+ की इनिंग खेली, तो आपको लगता है कि बहुत बड़े प्लेयर हो गए और वो टीम में डिजर्व करते हैं। कोई बात नहीं, आपको उसमें भी सॉलिड झटका लगेगा आने वाले वक्त में, वो चीज़ आपको खुद एहसास होगी, फिर आप कहीं इसको बाहर करके फिर आप किसी और को ले आएंगे। तो ये चीज़ें जो है, ये ब्लंडर लगातार टीम में जारी है। आपको अभी यकीन ना हो, बस वेट करिए, आने वाले 8 मैच सॉलिड तरीके से आपको एक बेहतरीन रियलिटी चेक प्रदान कर देंगे। उसके बाद है नेक्स्ट देव खन्ना। जी हाँ, देव बहुत अच्छा इंक्लूजन है, बहुत अच्छा है, कम से कम इनको तो लिया टीम में, ये बहुत बड़ी बात होगी। डेफिनेटली स्क्वाड में है, बहुत ही बढ़िया इंक्लूजन है। इनकी जो बैटिंग थी, इनकी जो अंदर पेशेंस था, वो देख के बहुत मजा आया था जब इन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी पेज के खिलाफ। बिल्कुल जी हाँ। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर बारी आ जाती है आदिल आलम की। बिल्कुल, एहन आप ही बताएं। ये हैरानी भरा फैसला है। इसके बारे में, इनके बारे में अगर बात करने जाए भी तो क्या करें। ये आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 50 ओवर का गेम है, ना कि आईसीसी वर्ल्ड T20 लीग चल रहा है। ये वो कोई लीग नहीं है जो आप T20 से उठाकर यहाँ ले आएंगे, और अब साफ पता भी चल रहा है कि इनको मौका भी मिलेगा। 15 में आ गए हैं, 11 में भी ऐसा लग रहा है देखकर किस जगह आएंगे। ये डेली क्रिकेट को मालूम जरूर है, पर वो वक्त आने पर हम जरूर बताएंगे, पर ये खेलेंगे जरूर, इतना अभी भी डेली क्रिकेट कह देता है। इनको 15 में लिया है, इसका मतलब साफ है कि आप प्लेइंग 11 में भी आ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ब्लंडर भी नहीं, यही वो इंक्लूजन था जहां पर हंसी भी आई कि आदिल आलम को आप 50 ओवर में ले रहे हैं यूएसए ओमान के खिलाफ। मुझे लगता है शायद वो स्कॉटलैंड और नाइजीरिया में भी कहीं नहीं बना लेके जाए, लेकिन शायद ना भी हो, क्योंकि हर एक राउंड के बाद 4-5 प्लेयर, दर्जन प्लेयर्स चेंज कर देती है नेपाल की टीम, पता नहीं क्यों, उससे समझ से परे है। उनको सिखाया तो जाता कुछ नहीं है, उनकी गलतियों पे काम तो होता नहीं है, बस प्लेयर को उठा के चेंज कर दिया, वापस से नए प्लेयर भर लिए। यही कहीं ना कहीं स्क्वाड में लगातार चल रहा है, हर राउंड बाय राउंड। तो ये इंक्लूजन जो है वो डिजास्टर आप कह सकते हैं, सिर्फ ब्लंडर नहीं। वनडे क्रिकेट में आपने आदिल आलम को ले लिया है। उसके बाद है जी हाँ, उसके बाद कि मैं थोड़ा एक यूनिट पे बात करूंगा। बिल्कुल, वो पेस यूनिट है, यहाँ पे बात करें। बिल्कुल, करण, सोमपाल, विक्रम और किशोर महातो। कैसा इंक्लूजन? बेटर इंक्लूजन है, लेकिन ये इंक्लूजन मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या ये इंक्लूजन लेट है? खासकर विक्रम और किशोर महातो के लिए मैं पूछना चाहूंगा। सोमपाल कामी करेंगे सी, उन्हें छोड़ दीजिए, वो बहुत वेटरन प्लेयर है, लेकिन विक्रम सोम मैच खेला नहीं है काफी वक्त से। किशोर महातो को एक मैच मिला था, 5 विकेट लिए, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये फायदा होगा? यही तो बात है ना, कि यही तो चीज़ है जो डेली क्रिकेट लगातार अपनी वीडियोस में लगातार हम कहते आ रहे थे कि अगर अब आप सोचिए, आप खुद सोचिए जरा एक बार, आप जरा दिमाग लगाइए। आपने विक्रम सोम और किशोर महातो को सोचा हुआ था कि हमें स्क्वाड में लेके जाना, ठीक है,
आपने ये सोचा कि विक्रम और किशोर महतो यानी दो पेसर जो है हमारे साथ स्क्वाड में जाएंगे, तो फिर आपने सुशांत भारी को जिम्बाब्वे ए के मैचेस में मौका क्यों दिया? सागर ढके सुशांत भारी को शुरू के 2 मैचेस में मौके क्यों दे दिए? आपने क्यों नहीं विक्रम और किशोर महतो को तीनों मैचों में खिलाया, जबकि वहां पर ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी? जब यहाँ आपके दिमाग में है कि भाई हमें विक्रम सोम को लेके जाना है, किशोर महतो को लेके जाना है, कहाँ है पेसर? हम वहां पर इतना ज्यादा हम थक गए थे कि भाई पेसर आखिर उसी बात पे आ गए जब विदेश जाने पे आए तब पेसर का ख्याल आ रहा है, बहुत लेट हो गया। तो आप समझिए कि सुशांत भारी वहां पर 2 मैच जो खेल गए, आखिर वो क्यों खेल गए? क्या फायदा हुआ उन्हें खेल, क्योंकि इंटरनेशनल टीम के तो कोई काम नहीं आ पाए क्योंकि वो तो अब स्क्वाड में है ही। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, अगर वो मैचेस विक्रम सोम और किशोर महतो को वो तीनों मैच मिले होते तो कितनी ज्यादा बॉलिंग वो कराते इतने इंपॉर्टेंट टूर से पहले। किशोर महतो को चलिए फिर भी 20-25% उनको प्रैक्टिस हो गई, उन्होंने एक मैच खेला। विक्रम सोम तो तीनों मैचों से नदारद थे, तो कहीं ना कहीं काफी लंबे वक्त से वो नहीं है, आपने सीधे उनको स्क्वाड में ले लिया, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हैरानी भरा फैसला जरूर होगा। अब कनाडा के खिलाफ जो भी, अगर आप सोच रहे कनाडा के खिलाफ प्रैक्टिस रहेगी, तो कनाडा और बाकी टीमों में बहुत फर्क है। आपको क्या लगता है कनाडा 50 ओवर टिक भी पाएगी नेपाल के सामने? 15-20 ओवर में, मैक्सिमम 25 ओवर में वो डिवॉल आउट हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वहां कुछ खास प्रैक्टिस नहीं होनी। कनाडा और ओमान, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है ओपोनेंट में। ओमान सामने बैटिंग कर रही है और कनाडा बैटिंग कर रही है, क्या आपको लगता है ये सेम है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं, ये जैसे हमने डेली क्रिकेट ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि अगर आप पेसर्स को लेके जाएंगे तो जिम्बाब्वे ए के 2 मैचेस में आप पेसर्स को ज्यादा से ज्यादा मौके दीजिए, लेकिन आपने वो नहीं किया। तो देखना होगा कि विक्रम सोम और किशोर महतो वहां जाकर किस तरह से परफॉर्म करते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे। ऐसे नहीं 4 में से 1 में चले हैं, 1 में 5 कर लिया, बाकी दिन में खूब मार खा गए, ये परफॉर्मेंस नहीं हुआ। उसके बाद है बिल्कुल लास्ट बट नॉट लीस्ट सागर ढक्कल स्पिनर। जी हाँ, तो एक स्पिनर चाहिए, साथ में लेकर गए तो कोई इसमें गलत नहीं होगा, भी क्या कहें। जी हाँ, एक स्पिनर स्क्वाड में कम से कम एक बैकअप होना चाहिए। खुदा ना खास्ता बाई चांस कभी किसी को इंजरी हो गई, या मान लीजिए संदीप को इंजरी हो गई, या किसी को भी इंजरी हो जाती, तो डेफिनेटली एक वहां पर माफ कीजिएगा, लेट असिस्टेंट अगर थोड़ा पिच से मिला, हेल्प मिलती है, क्योंकि उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी अगर मिलती है थोड़ी सी हेल्प, कहीं मैचेस पड़ जाए अगर 30-35 ओवर के बाद, वहां से अगर हेल्प मिले तो आपके पास जो बैकअप स्पिनर अगर वो टीम में हो, अगर हो तो फिर अच्छा है, बिल्कुल अच्छा हो सकता है। खास करके एंड तीसरे और चौथे मैच, नहीं जैसे कि हमारे को 4 मैच खेलने हैं, तो तीसरे और चौथे में तब तक थोड़ी सी पिच जो है वो यूज्ड टू होने स्टार्ट होगी। तीसरे और चौथे मैच में अगर लेट आपको हेल्प मिले तो डेफिनेटली कोई बुरी इंक्लूजन नहीं है। अब यहाँ पर लास्ट बात आ जाती है ज्ञानेंद्र मल्ला को लेकर। काफ़ी बातें उठी हैं कि ज्ञानेंद्र मल्ला को टीम में नहीं लिया गया, ये नहीं लिया गया। जैसे कि हमने डोमेस्टिक अभी जो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो ये मैचेस हुए थे, यहाँ पर जब स्क्वाड हमने नाम बताया था कि डेली क्रिकेट क्या चाहेगा कि किस तरह की स्क्वाड है, वहाँ पर हमने ज्ञानेंद्र मल्ला को रखा था। आपको याद हो ज्ञानेंद्र मल्ला को रखा था, एंड वहाँ पर हमने ज्ञानेंद्र मल्ला को क्यों रखा था? नहीं देखिए बिल्कुल, और ये इसलिए हमने वहाँ पर उन्हें रखा, क्यों ताकि जो उनकी फॉर्म है, जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रन ना बना, अगर फॉर्म की प्रॉब्लम, जी हाँ, अगर फॉर्म की प्रॉब्लम है तो वो वहां से रिगेन कर सकते थे अपनी फॉर्म, बिल्कुल वापस ला सकते थे। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई प्लेयर नहीं दुनिया का जो एक जगह चेयर पे बैठा हो और फॉर्म उसकी अचानक वापस आ जाए ऐसे छूमंतर करके, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी हमने कहा था कि आप उनको यहाँ पर मौका दीजिए, फॉर्म में आएंगे, बल्ले से रन निकलेंगे तो फिर टीम के लिए फायदा। हाँ बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर फॉर्म का इश्यू है, या अगर मैं लगा रहा हूँ, आगे बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, वो भी जरूर सुनिएगा। अगर फॉर्म का उनका इशू है तो आप उनको जिम्बाब्वे के मैचेस में जरूर से जरूर मौका दीजिए। ये इसीलिए हमने उनको अपनी स्क्वाड में लिया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन वहां पर भी ज्ञानेंद्र मल्ला को ऑप्ट नहीं किया गया कैन की तरफ से। तो वहां पर कहीं ना कहीं जब अगर नहीं किया गया तो हम यहाँ पे स्क्वाड में भी यकीन मानिए ज्ञानेंद्र मल्ला को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जब हमें लगा कि जो मैं उनको उन मैचेस में नहीं खिलाया गया तो डेफिनेटली हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस वर्ल्ड के लीग टू के स्क्वाड में भी उनका नाम नहीं होगा, और बिल्कुल यही हुआ। तो यहाँ उनका नाम देखकर इतने हम हैरान नहीं है, जबकि वहाँ नाम जब नहीं आया था तब थोड़ी हैरानी हुई थी। तब भी हमें भी लगा था कि लगता है कि ज्ञानेंद्र मल्ला शायद अब इस टीम के साथ ज़्यादा लंबा फिलहाल के लिए ना आगे हमें उनको ना देखने को मिले। डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस प्लेयर वो जरूर है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपके पास थर्ड और फोर्थ बैटिंग इतने कंसिस्टेंसी ऑप्शंस अभी तक आप क्रिएट नहीं कर पाए। अगर आपको ये लग रहा है कि यंग प्लेयर्स आके अचानक से खूब परफॉर्म करने लग जाएंगे तो ये भी बिल्कुल गलत सोच है कहीं ना कहीं, कि हमें नहीं, हम ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल माफ कीजिएगा कि जो प्लेयर आपके पास है जो रन करते भी हैं पर अचानक से उनका रन करना भी बंद हो जाता है कुछ मैचों में, तो ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन खड़ा कर देता है। वहाँ एक्सपीरियंस प्लेयर हो तो बहुत हेल्प मिलती
मिलती है आने वाले प्लेयर को, यंग प्लेयरों को भी, और जो टीम में आपके 1-2 इंपॉर्टेंट प्लेयर जो मौजूद। जी हाँ, जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि ज्ञानेंद्र मल्ला खराब खेल रहे हैं, आपने ड्रॉप करें, बिल्कुल आपने ड्रॉप किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पूरी तरह से ही नकार दें, क्योंकि आप ड्रॉप किया तो किस वजह से किया, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, शायद वो फॉर्म में नहीं है। तो फॉर्म लाने के लिए आपके पास बहुत अच्छे मैचेस थे, जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 जो वनडे मैचेस थे, वहां पर आप उन्हें मौका अगर देते, चलिए T20 में ना देते, आप वनडे में उन्हें मौके देते तो ज्यादा बेहतर होता, वहां से वो शायद फॉर्म गेन करते और यहाँ पर वो काम आता। अब मैं आपको बताऊं, कंसिस्टेंसी के बेसिस पे दीपेंद्र सिंह एरी इतने कंसिस्टेंट नहीं है। बिल्कुल से आप कहिए तो आप थोड़े से हैरान हो जाएंगे इसको सुन के। अभी तक 12 मैचेस हुए जिनमें शायद एक राउंड उन्होंने पूरा मिस किया था इंजरी की वजह से। 8 मैचेस उन्होंने खेले थे, 8 में से 4 बार वो गोल्डन डक पे आउट हुए, 4 बार वो डक पे आउट हुए। अब आप सोचिए, और उसके वो जो बाकी बचे 4 मैच उन्होंने हार्डली रन्स निकले, यानी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के जो मैचेस हैं उनमें दीपेंद्र सिंह एरी के बल्ले से रन्स नहीं निकले, यानी कंसिस्टेंसी दीपेंद्र सिंह एरी में भी नहीं है वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में। तो डेफिनेटली वहां पर ज्ञानेंद्र मल्ला को अगर आप उन मैचेस के थ्रू, जिम्बाब्वे के मैचेस के थ्रू साथ में लेकर फिर वापस इस स्क्वाड में लाते तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंक्लूजन होता। अब इसका दूसरा पार्ट भी है, इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट ये है कि अगर फॉर्म का इशू नहीं है तो डेफिनेटली वो इशू है कि ज्ञानेंद्र मल्ला संदीप लामिछाने के अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहते। और पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को आप मैच देखते वक्त ये देखते हैं या फिर नहीं देखते हैं, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, ज्ञानेंद्र मल्ला का जो बॉडी लैंग्वेज है, जितना भी मैच जो संदीप लामिछाने के अंडर खेले हैं वो कंप्लीटली आउट ऑफ फील्ड होता है। क्या कहेंगे यार? नहीं, ये हो सकता है, कोई कैच पकड़ने में, खुशी मनाने वो दिखता है संदीप लामिछाने और ज्ञानेंद्र मल्ला का ये 2 हाथ का डिस्टेंस नहीं, बॉडी लैंग्वेज। ये हो सकता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि जो कैन ने देखा हो और शायद इससे वो ऊपर उठना चाहते हैं, शायद ये ठीक ही होने का नाम नहीं ले रहा है। हमें नहीं मालूम, ना आपको मालूम है ना हमें मालूम है कि उस रूम के अंदर क्या बातें होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल से, कि मनाने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है, बात करने की कोशिश हो रही है या नहीं हो रही है, हमें ये नहीं मालूम। अब डायरेक्ट ब्लेम कर देना किसी भी को भी, या संदीप को या कैन को या ज्ञानेंद्र मल्ला को, यही इन्हीं की गलती है, यही कल्प्रिट है, बिल्कुल नहीं। हमें नहीं मालूम भाई, आपको नहीं मालूम रूम के अंदर क्या पता बात होने की कोशिश हो रही हो लेकिन नहीं बन पा रही हो बात, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया जा रहा हो। और ये सब बातें बहुत अच्छा है कि ये सब बातें संदीप या बबलू सर को आके बाहर करता नहीं है, ये ठीक नहीं है। इसलिए ना डेली क्रिकेट ये कहेगा कि किसी एक खास की गलती है इसलिए वही कल्प्रिट है, ऐसा डेली क्रिकेट कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये सारी चीजें जो है ये भी रीजंस हैं कि ज्ञानेंद्र मल्ला जो है वो परफॉर्म जो है शायद अपने हिसाब से नहीं करना चाह रहे हैं, अपने उतना जो उनका जो कैपेबल है, जो वो कैलिबर के प्लेयर है वो कैलिबर वो निकालना नहीं चाह रहे। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, मुझे तो लगता है कि यही ज्यादा बड़ा इशू है। ऐसा नहीं होगा कि ज्ञानेंद्र मल्ला के बल्ले से रन्स ना निकले। तो कहीं ना कहीं ये 2 पहलू है इसके अलग के, जिस पहलू के साथ आप जाना चाहें वो बेटर जरूर होगा, क्योंकि हमने देखा भी है अभी ज्ञानेंद्र मल्ला की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी हमने देखा है कि इतना ज़्यादा इंटरेस्ट वो नहीं लेते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी ये चीज़ें पता चलती हैं। खैर वो सब अलग बातें हैं, वो सब पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर आप पहले पहलू को देखें तो डेफिनेटली आपको उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच खिलाकर उनको इस स्क्वाड में एक मौका देना चाहिए था कि आपके पास 3 मैच है, आप अपनी फॉर्म को वापस लाएं और इस टीम में वापस विनोद भंडारी ने भी आखिरकार उन मैचेस में रन किए लास्ट वाले मैचेस में। और एक पहलू ये है कि शायद वो इन ग्रजेस की वजह से परफॉर्मेंस संदीप लामिछाने में नहीं करना चाहते। फिलहाल जो भी है डेली क्रिकेट की यही इस पे राय है, देखना होगा कि आखिर यूएसए के खिलाफ किस तरह से ये टीम परफॉर्म करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।